तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी में आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। ठीक है। आंसर लिखने का क्या तरीका होना चाहिए, किस आंसर को सबसे ज्यादा आंसर चेकर्स पसंद करते हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी बहुत ही हार्ड चीज से पहले हम एक चीज डिस्कस करेंगे कि आंसर का हैंड राइटिंग है ना, वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है। जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा नहीं, अच्छा होना चाहिए, दिखने में सुंदर होना चाहिए, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है। अगर आपका लिखने का हैंडराइटिंग अच्छा है तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ यार, इसका आंसर भी अच्छा हो सकता है। ठीक है। दूसरा, इट शुड नॉट बी वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो आप एक ऐसी इंग्लिश नहीं लिखो जिसको लिखने पढ़ने के बाद आदमी का पूरा मनोबल ही टूट जाए कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा हमसे। ठीक है, ऐसा मत कुछ करो। ठीक है। तो ये तो हो गए बेसिक हाइजीन चेक्स कि भाई क्या सही है क्या गलत है, एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि यू शुड यूज डायग्राम वेयर अप्रोप्रिएट। डायग्राम, फिगर्स, ये सब कहाँ यूज करो, जहां अप्रोप्रिएट होता है। तो ये सब तो सबको पता। अब एक्चुअली आंसर कैसे लिखते हैं, तो आंसर लिखने का ना दो तीन तरीका होता है, मतलब, लेकिन सबसे बेस्ट वाला होता है एक ऐसा आंसर जिसका एक स्ट्रक्चर हो। ठीक है। अगर मान लो आपको ये कमेंट कर दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए कि 1947 से लेके आज तक इंडिया की गरीबी मिटी नहीं है। ठीक है। तो फिर इस आंसर को कैसे आप हैंडल करोगे। सबसे पहले तो आप दो लाइन लिखोगे गरीबी के बारे में, पॉवर्टी इन इंडिया के बारे में। ठीक है, कि पॉवर्टी इन इंडिया इज अ ह्यूज इशू। इट इज प्राइमरली टॉपिक ऑफ इलेक्शंस। इट इज अ फेवरेट टॉपिक ऑफ इलेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू इवन नरेंद्र मोदी। ठीक है, मतलब इवन, ठीक है। एंड फिर आप थोड़ा सा डेफिनेशन दोगे कि कितनी बड़ी क्राइसिस है पॉपुलेशन की, इंडिया पॉवर्टी की। ठीक है। कि पॉवर्टी में क्या होता है कि पॉवर्टी रिडन सोसाइटी इज अ सोसाइटी विच हैज बैड हेल्थ, विच हैज विच हैज हायर क्राइम रेट्स। ऐसा होता है, जनरली ऐसा देखा जाता है कि जहां पे पॉवर्टी ज्यादा है वहां पे क्राइम बहुत ज्यादा होता है, हेल्थ के इंडिकेटर्स अच्छे नहीं होते हैं, बाकी सोशल इंडिकेटर्स भी अच्छे नहीं होते। तो ये आपने दो लाइन लिख दिया, फिर आप बताओगे कि भाई 1947 में क्या स्थिति थी। ठीक है। और उसके बाद क्या क्या स्टेप्स लिए गए जिसके कारण 2026 में हमारी क्या स्थिति है। फिर आप बोलोगे कि भाई दिस इज ऑल्सो, मतलब आज के टाइम पे भी तो गरीबी बहुत है ना, तो हम ये भी तो बोलेंगे कि भाई दिस इज ऑल्सो नॉट आइडियल, बट सेइंग दैट 1947 से 2026 के बीच कुछ नहीं हुआ है पॉवर्टी के लिए, ये बहुत गलत है। ठीक है। पहला बात तो ये, फिर आप उसके बाद एक पॉजिटिव आउटलुक से करोगे कि गवर्नमेंट स्कीम ऐसे ऐसी आई हैं जो कि पॉवर्टी रिडक्शन में और ज्यादा मदद कर सकती हैं, एंड हैव अ बैलेंस्ड व्यू। कि जब इतना साल में ये स्टेप्स लिए गए तो इतना कम हुआ, लेकिन इसमें कहाँ कहाँ पे कमी आ गई वो भी डालो। सो गुड आंसर शुड हैव स्ट्रक्चर, जैसा मैंने आपको बताया। एट द सेम टाइम इट शुड हैव पॉजिटिव, नेगेटिव एंड अ बैलेंस्ड व्यू। अगर कोई पॉलिटिकल आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया गया तो आपको बैलेंस्ड व्यू दिखाना जरूरी है। अब बैलेंस्ड व्यू कहाँ अब ये आंसर फॉर्मेट कहाँ नहीं चलेगा, ऐसे सब्जेक्ट्स जहां पे सही आंसर ही होता है, गलत उसका कोई दूसरा आंसर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, जियोग्राफी में आप देखोगे कि यार इसमें बैलेंस्ड व्यू थोड़ी होता है, इसमें तो या तो सही आंसर आपको पता है या तो नहीं पता है, और अगर नहीं पता है तो उसके आसपास की कुछ चीजें पता है। ठीक है। तो ये इस क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पॉइंट्स में लिखने हैं। ठीक है। पॉइंट्स में लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से होगा, लोगों को क्रिस्टल क्लियर फैक्ट्स पता चलेंगे। एंड ऑलवेज राइट द नेम ऑफ द थ्योरी एंड इफ पॉसिबल द ऑथर एंड द ईयर, कि ये थ्योरी इस ईयर में दी गई थी इस ऑथर के द्वारा, जो कि ये कहती है। क्यों? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ये सामने वाला लाइन लिख दोगे तो आपके लास्ट वाले लाइन को और ज्यादा क्रेडिबिलिटी मिलेगी।
इसका यह मतलब नहीं है कि लास्ट में आप कुछ भी अनाप शनाप लिख दो, लेकिन लास्ट में जो लिखा है, अगर उसको आप एक प्रोफेसर को बोलोगे कि भाई इसने बोला इस टाइम पे इसके जिसके कारण इस पे ये इम्पैक्ट है, जिसको हमें ऐसे समझने में मदद मिलती है, तो ऐसे लिखा जाता है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको कुछ पता ही नहीं है, उन क्वेश्चंस में यू ट्राई कि कई क्वेश्चंस ऐसे जानबूझ के दिए जाते हैं कि यार, कि जिसमें इंसान को अपना सोच इस्तेमाल करना पड़ता है कि वो एक्चुअली क्या पूछ रहा है। ठीक है। सो उस टाइप के क्वेश्चंस में आपका मेन एडवांटेज बन जाता है आपका अपना आपका अपना अपना थिंकिंग, कि आप क्या सोचते हो कि यार, सपोज अ क्वेश्चन, अब वैसा क्वेश्चन आता नहीं है, बट अगर आ गया कि यार अगर आपके पास 10 तरीके हैं पॉवर्टी कम करने के, तो आप क्या मानोगे? अब इसमें आप एक अब इस ऐसे टाइप के हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस को कैसे डील करोगे? इसको डील करना पड़ता है, हाइपोथेटिकल कुछ नहीं होता है। इसको डील करना पड़ता है कि आप पहले ये देखोगे कि पुराने टाइम में लोगों ने ऐसी चीजों को कैसे डील किया, प्रेजेंट के टाइम में कोई एग्जांपल है तो वो कैसे डील कर रहे हैं, फिर अपना आउटलुक दोगे, क्योंकि हर इंसान को एक रीजनड अप्रोच सही लगता है। कोई भी ऐसा अप्रोच जो कि रीजनेबल नहीं है, वो किसी को भी पसंद नहीं आएगा, स्पेशली इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आपको रीजनड अप्रोच रखना है, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ ऑल। You have to be reasonable in every answer. You cannot be brutalist. You cannot be very liberal. You cannot be a right winger. You cannot be a left winger. You have to be factual. You have to be pragmatic. कि भाई ये practicality है और ऐसे होता है. You cannot be living in a delulu. ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते कि आप किसी भी गलत तरीके से रह रहे हो या किसी भी गलत तरीके से जी रहे हो, या उसका मतलब पोर्ट्रे नहीं कर सकते कि हाँ भाई, अगर इंडिया के पास पैसे नहीं है तो किसी और कंट्री को इन्वेड कर लो। ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू बी रीजनेबल। रीजन इज द अल्टीमेट फैक्टर इफेक्टिंग द मार्क्स दैट यू गेट। रीजन, क्या कारण से क्या हो रहा है। ठीक है। सो बेसिकली आंसर राइटिंग ऐसे ही होता है। आप वेट करती है, और वीडियोस आएंगे, और अब कल से हम लोग लेक्चर चालू करेंगे कि भाई एक्चुअल प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। सो स्टे ट्यून्ड, एंड आज ट्राई टू स्टडी समथिंग। थैंक यू।